नमस्कार दोस्तों, एवरीथिंग अभिषेक यूट्यूब चैनल पे फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से फिर से एनसीईआरटी का सारांश लेकर के आए हैं, जो कि क्लास 8 से रिलेटेड होगा। और आप जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से 7वां चैप्टर को, 7th चैप्टर को जानेंगे। इसमें हम पौधे एवं जंतुओं के संरक्षण के बारे में समझने वाले हैं। यह जो वीडियो होता है यह कॉन्सेप्ट वाइज होता है, कॉन्सेप्ट बेस्ड होता है, जो कि किसी भी ऑल इंडिया कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होता है। यह वीडियो सामान्य विज्ञान का होता है, जो कि एनसीईआरटी विज्ञान पर ही आधारित होते हैं। ध्यान रखेंगे इस बात को। और इस वीडियो के इसी सभी जानकारी के साथ आइए शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर कि पौधे एवं जंतुओं के संरक्षण के बारे में। तो इस चैप्टर का नाम आप देखते हैं और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कुछ प्रमुख शब्द के रूप में हम जान लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि इसी शब्द पे आधारित होगा। इसी शब्द को हम विस्तृत रूप में इस चैप्टर के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर देखें तो जैव विविधता क्या होता है, कैसे होता है, इसके बारे में जानेंगे। जैव मंडल आरक्षण या फिर संरक्षण दोनों सेम ही है। उसके बाद वनोन्मूलन, मरुस्थलीकरण, परितंत्र, संकटापन्न स्पीशीज, विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज, विलुप्त। उसके बाद देख सकते हैं प्राणी जात या फिर वनस्पति जात, प्रवासी पक्षी, राष्ट्रीय उद्यान, रेड डाटा बुक, पुनर देख सकते हैं पुनर्वनरोपण, अभ्यारण्य, ये क्या होते हैं, इन सभी चीजों के बारे में अच्छे तरीके से हम इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। अगर आप हमारे इस चैनल पे अभी तक नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब वाले बटन को प्रेस कर लीजिए और बेल आइकन को भी साथ में प्रेस कर लीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे ही हम कोई नया वीडियो डालेंगे तो आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाएगा। साथ ही साथ आप वीडियो को लाइक करके शेयर कर लीजिएगा दोस्तों के साथ। ध्यान रखेंगे इस सभी जानकारी को और आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर एक क्वेश्चन के रूप में, फैक्ट के रूप में पूछा गया है कि क्या आप जानते हैं, किस चीज के बारे में कहा जा रहा है कि क्या आप जानते हैं। आइए जानते हैं कि क्या आप नहीं जानते हैं। यहाँ पर देखें तो सबसे पहला फैक्ट है 1 नंबर में कि विश्व में जंगली बाघों की आधी से अधिक जनसंख्या या फिर संख्या भारत में पाई जाती है। इस प्रकार हम देखें तो 65% एशियन हाथी और 85% एक सींग वाले गैंडे और 100% एशियन शेर भारत में ही पाए जाते हैं। यह इंपोर्टेंट फैक्ट सब है, इस सभी को ध्यान रखेंगे। बहुत सारे एग्जामिनेशन में कई बार रिपीटेड यह क्वेश्चन सब है। यहाँ देखेंगे कि विश्व के 12 बड़े जैव विविधता वाले देश में से भारत का जो स्थान है वह कितना है, तो 6ठा है। विश्व के 34 जैव विविधता तप्त स्थलों में से 2 भारत में स्थित है। यह है कि पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट में यह स्थित है। यह क्षेत्र जैव विविधता के बहुत धनी है, यानी कि बहुत ही अधिक मात्रा में इधर जैव विविधता पाए जाते हैं। तीसरा जो फैक्ट है कि आज जो है कि वन्य प्राणियों को सबसे अधिक खतरा अतिक्रमण से उनके आवास नष्ट होने से है, यानी कि जो उनके आवास है उसको नष्ट हम कर देते हैं हम लोग। वन्य प्राणियों के जो आवास है, वन का जो कटन मतलब वन का जो हम लोग मतलब काटते हैं, इस प्रकार से हम देखें तो इसके लिए इसका जो आवास है उसके खतरा हो जाता है। नेक्स्ट जो है चौथा नंबर फैक्ट कि भारत में विश्व के संकटापन्न स्पीशीज की जो संख्या है वह 172 है। भारत में जो है विश्व की संकटापन्न यानी कि जो विलुप्त प्रजाति हैं, विलुप्त होने के जो कगार पे जो प्रजाति है, संकटापन्न जो प्रजाति है, स्पीशीज है, उसकी संख्या 172 है, जो विश्व के संकटापन्न स्पीशीज का मात्र 2.9% है। पूर्वी हिमालय के तप्त स्थल में पशु और पौधे की स्पीशीज को शामिल करते हुए लगभग यह 163 वैश्विक संकटापन्न स्पीशीज हो जाते हैं। भारत में एशिया के कुछ दुर्लभ प्रजाति जैसे कि बंगाल लोमड़ी, संगमरमरी देख सकते हैं, संगमरमरी बिल्ली, उसके बाद है एशियाटिक शेर, भारतीय हाथी, एशियन जंगली गधा, भारतीय गेंडा, गौर,
जंगली एशियाटिक जल भैंसा इत्यादि पाए जाते हैं। ध्यान रखेंगे इस चीज को कि भारत में जो है एशिया की कुछ दुर्लभ प्रजाति भी पाई जाती है। तो कौन कौन सी प्रजाति है? लोमड़ी संगमरमरी बिल्ली, उसके बाद है एशियाटिक शेर, भारतीय हाथी, एशियन जंगली गधा, भारतीय गेंडा, गौर, जंगली एशियाटिक जल भैंसा। इस प्रकार के जो जीव हैं यह निश्चित ही रूप से दुर्लभ प्रजाति हैं भारत में। आगे बढ़ेंगे और जानकारी यहाँ से देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पे यहाँ से दिखेगा कि जीवों के अस्तित्व के लिए वन्यमूलन एक बहुत बड़ा खतरनाक बन गया है। यानी कि वन्यमूलन आप समझ लें तो वन का जो विनाश होता है, यानी वन को जो हम काट देते हैं, इससे वन उन्मूलन के रूप में हम जानते हैं कि जीवों के अस्तित्व के लिए जो वन उन्मूलन है यह बहुत ही बड़ा खतरा के रूप में बन गया है। हम जानते हैं कि वन उन्मूलन का अर्थ क्या होता है कि वनों को समाप्त करने पर प्राप्त भूमि का अन्य कार्यों में उपयोग करने से होता है। आगे बढ़ेंगे और जानकारी देखेंगे कि वन उन्मूलन के पृथ्वी पर ताप एवं प्रदूषण के स्तर में वृद्धि होता है। वन उन्मूलन से क्या होता है? तो पृथ्वी पर ताप और प्रदूषण में वृद्धि होता है। इसका वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की जो स्तर है उसमें बढ़ता है, उसका जो है कि बढ़ाव होता है। भौम जल यानी भूमिगत जो जल है उसका स्तर जो है निम्न होते जाता है। ये सभी कारण है। और देखें तो उन्हें पता है कि वन उन्मूलन के से जो है कि प्राकृतिक संतुलन पर भी प्रभाव पड़ता है, उसको भी यह प्रभावित करता है। आगे बढ़ेंगे तो और जानकारी देखेंगे नेक्स्ट फैक्ट के रूप में, कहता है कि भूमि पर वृक्षों की कमी होने से मृदा अपरदन अधिक होता है। भूमि पर जैसे ही वृक्ष की कमी होगी तो मृदा का जो है क्षय है वह अधिक होने लगता है। मृदा की ऊपरी परत हटने से नीचे की कठोर चट्टान दिखाई देने लगती है और इससे मृदा में ह्यूमस की कमी हो जाती है। मृदा में ह्यूमस की कमी हो जाती है तथा इसकी उर्वरता यानी इसकी जो उर्वरकता शक्ति है उसकी अपेक्षाकृत कम हो जाती है। धीरे धीरे उर्वर भूमि मरुस्थल के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं और इसे क्या कहते हैं? इस जो प्रक्रिया है इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मरुस्थलीकरण कहते हैं। ध्यान रखेंगे। अगला फैक्ट की तरफ चलेंगे यहाँ से कि जैव मंडल पृथ्वी का वह भाग है जिसमें जीव पाए जाते हैं। जैव मंडल पृथ्वी का वह भाग है जहाँ पर सजीव पाए जाते हैं अथवा जो जीवन यापन के योग्य होते हैं, जैव विविधता का अर्थ पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न जीवों की पत्तियां, उनके पारस्परिक संबंध एवं पर्यावरण से उनका संबंध होता है। ध्यान रखेंगे, जो जीव होते हैं उनको जीवन यापन योग्य होते हैं। कौन सा? तो जैव मंडल होता है। इसमें जैव विविधता का अर्थ होता है किस प्रकार से? तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न जीवों की प्रजातियां, उनके पारस्परिक संबंध एवं पर्यावरण से उनका संबंध को हम जानते हैं। यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट फैक्ट की तरफ की वनस्पति जात और प्राणी जात दो प्रकार के होते हैं, वनस्पति जात और प्राणी जात, और उनके आवासों के संरक्षण हेतु संरक्षित क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं। उन्हें क्या कहते हैं? तो अभयारण्य कहते हैं। राष्ट्रीय उद्यान और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहते हैं। यानी कि अभयारण्य जो होता है वह राष्ट्रीय उद्यान भी होता है और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र भी उसी को कहते हैं। वृक्षारोपण, कृषि, चारागाह, वृक्षों की कटाई, शिकार, खाल प्राप्त करने हेतु शिकार, जिसे पोचिंग भी कहते हैं, जो खाल प्राप्त करने हेतु शिकार किया जाता है उसे इंग्लिश में पोचिंग कहते हैं। इन क्षेत्रों में निषिद्ध है। यानी कि जब आप राष्ट्रीय उद्यान की बात करें, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की बात करें या फिर अभयारण्य की बात करें, इन सभी क्षेत्रों में आप किसी भी प्रकार के कोई भी किसी भी प्रकार के जो वनरोपण की जो है क्रिया है या फिर कृषि के कार्य है या फिर चारागाह है, वृक्षों की कटाई है, शिकार है, शिकारी करना हो गया, तो ये सब चीज आप नहीं कर सकते हैं। यही चीज यहाँ पर बताया गया है। आगे देखेंगे तो अभयारण्य के बारे में बताया गया है यहाँ पर कि वह क्षेत्र जहाँ जंतु एवं उनके आवास किसी भी प्रकार की विक्षोभ से सुरक्षित होते हैं, तो यह जो क्षेत्र है वह कहलाता है अभयारण्य।
उसके बाद राष्ट्रीय उद्यान के बारे में जाने तो वह जंतुओं के लिए वन्य जो है कि जंतुओं के लिए आरक्षित क्षेत्र, वन्य जंतुओं के लिए आरक्षित क्षेत्र जहां वह स्वतंत्र या फिर निर्बाध रूप से आवास एवं प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हैं या फिर कर सकते हैं, वह राष्ट्रीय उद्यान कहलाता है। आगे देखेंगे तो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र क्या होता है? तो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र वन्य जीवन, पौधों और जंतु संसाधनों और उन क्षेत्रों के आदिवासियों के पारंपरिक ढंग से जीवन यापन हेतु विशाल संरक्षित क्षेत्र को जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, यह इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे और जानकारी हासिल करेंगे यहाँ से कि जैव विविधता का अर्थ क्या होता है। तो किसी भी क्षेत्र में पाए जाने वाले सभी पौधे, जंतुओं और सूक्ष्म जीवों की विभिन्न प्रजातियां होती है। यह जैव विविधता का एक प्रकार से अर्थ को हम समझ सकते हैं कि किसी क्षेत्र का जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र उस क्षेत्र के जैव विविधता एवं संस्कृति को बनाए रखने में क्या होता है? तो सहायक होता है। किसी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत अन्य संरक्षित क्षेत्र भी हो सकते हैं, जैसे कि पचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, जो कि सतपुरा नामक एक राष्ट्रीय उद्यान तथा बोरी एवं पचमढ़ी जो है कि नामक 2 जंतु अभयारण्य में आते हैं। ध्यान रखेंगे इस बात को। जो पचमढ़ी जैव मंडल जो आरक्षित क्षेत्र है उसमें जो है कि सतपुरा नामक एक राष्ट्रीय उद्यान तथा बोरी एवं पचमढ़ी जो है कि दोनों प्रकार के जो नामक जंतु अभयारण्य है, वन्य जंतु जो अभयारण्य है, वह जो है कि पचमढ़ी जैव आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत आ जाते हैं। यानी कि पचमढ़ी जो जैव आरक्षित क्षेत्र है वह बहुत बड़ा क्षेत्र है, यहाँ पर आप फिगर में देख रहे हैं, और इसी क्षेत्र के अंतर्गत ये सारे छोटे-छोटे आपको आ जाएंगे, जो है कि इस प्रकार से पचमढ़ी अभयारण्य, पिपोरिया को पानी गेट जो है कि यहाँ पर पचमढ़ी है, बोरी अभयारण्य, उसके बाद चूरना अभयारण्य संरक्षित क्षेत्र है, और निगम है, सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान है। और ये जो पूरा क्षेत्र है ये आपका जो हो गया कि जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हो गया। ध्यान रखेंगे इसको। और आगे बढ़ेंगे तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ से कि किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे उस क्षेत्र के वनस्पति जात कहलाते हैं, या फिर उस एवं जो है कि जीव जंतु जो है क्या कहलाते हैं? तो प्राणी जात कहलाते हैं। ध्यान रखेंगे इस बात को कि किसी विशेष क्षेत्र में किसी विशेष प्रकार के वनस्पति पाए जाते हैं तो उस क्षेत्र के लिए वह जो है कि वनस्पति जात बन जाते हैं। और वहां पर देखेंगे कि विशेष प्रकार के प्राणी पाए जाते हैं तो वह जो है कि प्राणी जात कहलाते हैं। आगे बढ़ेंगे कि पौधे एवं जंतुओं के वह स्पीशीज जो कि किसी विशेष क्षेत्र में विशिष्ट रूप से पाई जाती है उसे विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज कहते हैं, जीव कहते हैं। ये जो किसी अन्य क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से नहीं पाई जाती, यह जो है किसी अन्य क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से आप इसे नहीं देख सकते हैं, तो यह विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज के अंतर्गत आ जाते हैं। अगला जो फैक्ट है इसमें कहा जाता है कि लाल, सौगन, आम, जामुन, सिल्वर फर्न, अर्जुन, ये सारे वनस्पति जात हैं एक प्रकार के, जो कि एक प्रकार से आप जाने तो किसी विशेष क्षेत्र में यह पाए जाते हैं यह वनस्पति। तथा चिंकारा, नीलगाय, वर्किंग हिरन, चीतल, तेंदुआ, जंगली कुत्ता, भेड़िया इत्यादि जो होते हैं पचमढ़ी जैव मंडल के आरक्षित क्षेत्र में पाए जाने वाले क्या है? तो प्राणी जात हैं। आगे बढ़ेंगे, ध्यान रखेंगे ये सभी जानकारी। और यहाँ से देखेंगे तो और फैक्ट के रूप में आप देख सकते हैं कि स्पीशीज सजीवों की समिष्ट का एक समूह है जो एक दूसरे से अंतर जनन करने में सक्षम होते हैं। इसका अर्थ है कि एक जाति के सदस्य केवल अपनी ही जाति के सदस्यों के साथ अन्य जाति के सदस्यों को छोड़कर जननक्षम संतान उत्पन्न कर सकते हैं। एक जाति के सदस्यों में सामान्य लक्षण पाए जाते हैं। ध्यान रखेंगे इस बात को, यानी कि स्पीशीज जो होते हैं तो अपने ही जाति के साथ वो जनन कर सकता है, इसी बात को यहाँ पर बताया गया है। यह विशाल गिलहरी आप देख सकते हैं, यह विशाल गिलहरी है, इसका पिक्चर आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगे। अगला फैक्ट देखेंगे यहाँ से कि जहाँ वन्य प्राणी जंतु सुरक्षित एवं संरक्षित रहते हैं इन्हें कहते हैं वन्य अभयारण्य कहते हैं, वन्य प्राणी अभयारण्य कहते हैं। जहाँ वन्य प्राणी सुरक्षित एवं संरक्षित रहते हैं उसे वन्य प्राणी अभयारण्य कहते हैं। माधव जी पुनः बताते हैं,
माधव जी मतलब इस चैप्टर में बताया गया है, एक आदमी का नाम है माधव जी। तो उन्होंने बताते हैं कि अभयारण्य वह स्थान है जहां प्राणी अथवा जंतुओं को मारना या फिर शिकार करना अथवा पकड़ना पूर्णतः क्या होता है, निषिद्ध होता है, उसे मना होता है। अगला फैक्ट, कुछ महत्वपूर्ण संकटापन्न वन्य जंतु जैसे कि आप देख सकते हैं काले हिरन, श्वेत आंख वाले हिरन, हाथी, सुनहरी बिल्ली, गुलाबी सिर वाली बत्तख, घड़ियाल, कच्छ मगरमच्छ और अजगर, गेंडा इत्यादि जो है कि हमारे वन्य अभयारण्य में सुरक्षित एवं संरक्षित हैं। यानी कि ये जो जीव हमने बताया अभी, श्वेत हिरन, काले हिरन या फिर श्वेत आंख वाले हिरन, हाथी, सुनहरी बिल्ली, गुलाबी सिर वाले बत्तख, घड़ियाल, कच्छ मगरमच्छ, अजगर, गेंडा, ये सब जो है कि संकटापन्न जीव है। यानी कि इसके जो मतलब विलुप्त होने के कगार पर हो गया है यह जीव, मतलब इस प्रकार से समझ लें। ये जो है कि सुरक्षित एवं संरक्षित किए गए हैं किसके द्वारा, तो अभयारण्यों के द्वारा, वन्य प्राणी अभयारण्यों के द्वारा। भारतीय अभयारण्य में अनूठे दृश्य भूमि, बड़े समतल वन, पहाड़ी वन तथा बड़ी नदियां के डेल्टा की झाड़ियां भूमि अथवा जो है कि ब्रुशलैंड में अवस्थित है। ध्यान रखेंगे इसको, अथवा जो है कि बुशलैंड है। यह है कि इसको आप कह सकते हैं कि बड़ी नदियां के डेल्टा की पहाड़ झाड़ी और भूमि जो है कि अथवा जो है कि बुशलैंड है। आगे बढ़ेंगे इन्हीं सभी जानकारी के साथ। तो यहाँ पर आप देखेंगे सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान। सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में जानकारी यहाँ पर बताया गया है कि यह विशाल आरक्षित क्षेत्र है। यह पर्यावरण के संपूर्ण संघटकों का संरक्षण करने में पर्याप्त है। इन्हें राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। यह वनस्पति जात, प्राणी जात, दृश्य भूमि तथा ऐतिहासिक वस्तुओं का संरक्षण करती है। यानी कि राष्ट्रीय उद्यान किसे कहते हैं? वैसा जो आरक्षित क्षेत्र जो कि पर्यावरण में संपूर्ण संघटकों का संरक्षण करने के लिए पर्याप्त हो। तो यह जो संरक्षण क्षेत्र होगा वह राष्ट्रीय उद्यान के रूप में माना जाएगा, जिसमें प्राणी जात, वनस्पति जात, दृश्य भूमि और ऐतिहासिक वस्तुओं का संरक्षण करता हो। यह राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जाना जाता है। सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान भारत का प्रथम आरक्षित वन है। ध्यान रखेंगे, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान या भारत का प्रथम आरक्षित वन क्या है? तो सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान है। सर्वोत्तम किस्म की जो है कि टीक, जिसे सौगान बोलते हैं, टीक या फिर सागौन बोलते हैं, इस वन में मिलती है। जो उत्तम किस्म की, जो सर्वोत्तम किस्म के जो है कि सौगौन है, वह कहाँ मिलती है? तो सतपुरा के राष्ट्रीय उद्यान में मिलता है। आगे देखेंगे तो हमारी सरकार ने बाघों के संरक्षण हेतु प्रोजेक्ट टाइगर अथवा बाघ परियोजना लागू की है। इस परियोजना का उद्देश्य अपने देश में बाघों की उत्तरजीविता का संवर्धन करता है। इसके बाद देखें तो नेक्स्ट टॉपिक या फिर नेक्स्ट फैक्ट की तरफ। तो वे जंतु जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती जाती रही है और वे विलुप्त हो सकते हैं, तो इसे संकटापन्न जंतु कहते हैं। ध्यान रखेंगे, जो संकटापन्न जंतु होते हैं, जो विलुप्त होने के कगार पर रहते हैं, उसे ही हम संकटापन्न जंतु कहते हैं। जैसे कि डायनासोर सब जो है कि समाप्त हो गए, इसी के बारे में आप जानते भी होंगे थोड़ा बहुत। यहाँ से देखेंगे तो और फैक्ट आपके सामने, सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान की चट्टानों में आवास या फिर शरण भी स्थित है। यानी कि आवास अवस्थित है। सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान के चट्टानों में जो क्या है, तो आवास भी स्थित है। इन वनों में मनुष्य की गतिविधियां के प्रागैतिहासिक प्रमाण है। यानी कि यहाँ पर जो सतपुरा के जो राष्ट्रीय उद्यान है, इसमें कहा जा रहा है कि बहुत सारे जो मतलब जो है कि मनुष्य के प्रागैतिहासिक के जो मानव हैं, इस जो राष्ट्रीय उद्यान में अवस्थित है। अभी भी इस चट्टान में इसका जो है आवास अवस्थित है, जिससे कि हम आदि मानव या फिर जीवन यापन के बारे में पता चलता है, जिसे हमें आदि मानव के रूप में हम जानते हैं। चट्टानों के इन मानव आवासों के कुछ पेंटिंग कलाकृतियां भी मिलती हैं। चट्टानों में जो है कि इन मानव के कुछ आवासों में जो आपको देखने को मिलेंगे, अलग प्रकार की कलाकृतियां मिलेंगी, पेंटिंग मिलेंगी। पश्चिमी जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र में 55 चट्टान आवास अवस्थित है। ध्यान रखेंगे, पश्चिमी जैवमंडल जो संरक्षित क्षेत्र है, वहां पर आपको 55 चट्टान आवास अवस्थित है। इस आवास स्थान का जो है कि पहचान किया जा चुका है।
इसमें आप देखेंगे और जानकारी यहाँ पर कि जंतु एवं मनुष्य के इन कलाकृतियों में जो है कि लड़ते हुए शिकार मतलब लड़ते हुए शिकार या फिर नृत्य एवं वाद्य यंत्रों को बजाते हुए दर्शाया गया है। जो इस प्रकार के जो घर है, आवास है, जो इस जंगल में, राष्ट्रीय उद्यान में, सतपुरा में, तो यहाँ पर जो चित्र बनाए गए हैं इस चट्टान पर, तो इसमें आप देखने को मिलेगा इस चित्र में क्या है, तो शिकार या फिर नृत्य करते हुए, नृत्य एवं वाद्य यंत्र को बजाते हुए चित्र को बनाया गया है। आज भी अनेक आदिवासी जंगल में रहते हैं, ध्यान रखेंगे इस बात को, आदिवासी अभी भी है जो कि जंगल में रहते हैं। इसी क्षेत्र के सभी पौधे, प्राणी एवं सूक्ष्म जीव अजैव घटकों जैसे कि जलवायु, भूमि या फिर मिट्टी भी कह सकते हैं, नदी, डेल्टा इत्यादि संयुक्त रूप से परितंत्र का निर्माण करता है। ध्यान रखेंगे किसी भी क्षेत्र में सभी पौधे, प्राणी एवं सूक्ष्म जीव जैसे कि सूक्ष्म जीव अजैव घटकों जैसे कि जलवायु, भूमि, मिट्टी, नदी, डेल्टा इत्यादि जो है कि संयुक्त रूप से क्या करता है, तो परितंत्र का निर्माण करता है। यहाँ पर देखेंगे कि रेड डाटा बुक क्या होता है। रेड डाटा बुक के बारे में जाने तो वह पुस्तक है कि जिसमें संकटापन स्पीसीज, जो विलुप्त होने के कगार पर जीव हैं, उनके जो है कि रिकॉर्ड रखा जाता है इस बुक में, और इन्हें रेड डाटा बुक के नाम से हम जानते हैं। पौधे, जंतुओं एवं अन्य स्पीसीज के लिए यह अलग अलग रेड डाटा बुक उपस्थित है। ध्यान रखेंगे इस बात को। और 1 टन कागज प्राप्त करने के लिए पूर्ण रूपेण से विकसित 17 वृक्षों को काटा जाता है, यानी कि 1 टन हमें कागज की आवश्यकता होगी तो हमें 17 वृक्षों को काटना पड़ेगा जो कि परिपूर्ण रूप से विकसित होना चाहिए। ध्यान रखेंगे तो हमें कागज की किस तरीके से अहमियत है इसके बारे में हम यहाँ से समझ सकते हैं कि कागज का 5 से 7 बार तक पुनः चक्रण किया जा सकता है, यानी कि जो कागज है उसका निर्माण हो गया, उसका जो है कि रिसाइकिल 5 से 7 बार तक किया जा सकता है। अभी इन सभी जानकारी को सम्मिलित करते हैं एक सारांश के रूप में। यहाँ से देखने को मिलेगा आपका प्रथम रूप से तो सारांश यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले कि वन्य प्राणी अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान एवं जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र ऐसे नाम हैं जो वन एवं वन्य प्राणियों का जो है कि संरक्षण एवं परिरक्षण हेतु बने हैं। आगे है नेक्स्ट फैक्ट के तौर पे कि जैव विविधता का अर्थ है कि किसी विशिष्ट क्षेत्र में पाए जाने वाले सजीवों की विभिन्न किस्में। अगला है कि किसी क्षेत्र के सभी पौधे एवं जंतु उस क्षेत्र में वनस्पति जात और प्राणी जात से जाने जाते हैं। अगला है कि विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज किसी क्षेत्र विशेष में पाई जाती है। अगला है संकटापन स्पीसीज वह स्पीसीज है जो विलुप्त होने के कगार पर है। उसके बाद देखें तो नेक्स्ट है कि रेड डाटा पुस्तक में संकटापन स्पीसीज का रिकॉर्ड रखता है। उसके बाद है प्रवास वह परिघटना है जिसमें किसी स्पीसीज का जो है कि अपने आवास से किसी अन्य आवास में हर वर्ष विशेष अवधि में विशेषकर प्रजनन हेतु चलन होता है। यह एक प्रकार से प्रवास के रूप को कहा जाता है। नेक्स्ट है कि हमें वृक्ष, ऊर्जा और पानी की बचत करने के लिए, कागज की बचत करने के लिए उसका पुनः उपयोग और पुनः चक्रण करना चाहिए। ध्यान रखेंगे जो कागज है उसका जो है कि पुनः चक्रण हमें करना चाहिए, किसके लिए, तो वृक्ष को बचाने के लिए, ऊर्जा को बचाने के लिए, पानी को बचाने के लिए। तीन चीज को यह इस्तेमाल करके कागज को बनाया जाता है। अगला है कि पुनर्वनरोपण नष्ट किए गए वनों को पुनर्स्थापित करने के लिए रोपण करने को कहते हैं। ध्यान रखेंगे पुनर्रोपण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, जो नष्ट हो जाते हैं पेड़, सूख जाते हैं, उनको पुनः रूप से मतलब दूसरे रूप से रोपा जाता है छोटे रूप में। तो इस प्रकार से हम इसे पुनर्रोपण का जो है कि नाम देते हैं। आगे बढ़ेंगे, ये जानकारी होगा आपके स्क्रीन पे जो पीडीएफ प्राप्त करने का, और ये नंबर है व्हाट्सएप नंबर, इस पे आप इस क्यूआर कोड के माध्यम से पेमेंट करेंगे। संबंधित पीडीएफ का दाम यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसके माध्यम से पेमेंट करके जो पेमेंट स्लिप होगा आप इस नंबर पे सेंड कर दीजिएगा और तुरंत ही आपको A4 साइज में आपका जो है कि प्रिंटेबल फॉर्मेट में आपका पीडीएफ मिल जाएगा आपके व्हाट्सएप नंबर पे। आगे बढ़ेंगे तो ये 8वां चैप्टर आपके पास निकल के आएगा जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिलहाल इस वीडियो में 7वां चैप्टर को हमने देखा जो कि बेहद ही महत्वपूर्ण था और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश की। वीडियो अच्छा लगा हो तो निश्चित रूप से आप लाइक करिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ,
और चैनल पे बने रहने के लिए सब्सक्राइब बटन प्रेस करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। फिलहाल के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।